अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां एक चिंगारी पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या सच में ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष है या फिर ये आने वाले वैश्विक भूचाल की आहट है? सोचिए, जब महाशक्तियां सीधे मैदान में उतर आएं और पुराने दोस्त खामोश हो जाएं, तब असली खेल शुरू होता है। दोस्तों, अगर आप दुनिया की असली राजनीति को समझना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि खबरों के पीछे की खबर जानना जरूरी है, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस देश के साथ खड़े हैं। अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण, जो शायद आपकी सोच बदल दे। मध्य पूर्व की धरती एक बार फिर बारूद की गंध से भर चुकी है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के बाद ईरान ने जिस तरह से जवाबी रुख अपनाया है, उसने पूरी दुनिया को असमंजस में डाल दिया है। ये सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन का युद्ध नहीं है, ये प्रतिष्ठा, वर्चस्व और भविष्य की वैश्विक व्यवस्था का संघर्ष है। इजराइल ने उन ठिकानों को निशाना बनाया जिन्हें वो अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता था, और ये सब अमेरिका के खुले समर्थन के साथ हुआ। इस कार्रवाई के बाद ईरान के भीतर सत्ता के शीर्ष स्तर पर भारी हलचल देखी गई। सर्वोच्च धार्मिक नेतृत्व पर हुए हमले ने न केवल ईरान को भीतर से झकझोरा, बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में भावनात्मक लहर पैदा कर दी। दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं आईं, पर असली सवाल ये उठा कि क्या ईरान इस लड़ाई में अकेला पड़ गया है? अब नजर डालते हैं उन देशों पर जिन्हें ईरान का रणनीतिक साथी माना जाता रहा है। सबसे पहले बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन की। रूस और ईरान के बीच पिछले कुछ वर्षों में रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ा था। यूक्रेन युद्ध के दौरान जब रूस पर पश्चिमी दबाव बढ़ा, तब ईरान ने ड्रोन तकनीक के माध्यम से उसकी सहायता की। यही कारण था कि विश्लेषकों को उम्मीद थी कि संकट की घड़ी में रूस खुलकर ईरान के साथ खड़ा होगा, लेकिन वास्तविकता इससे अलग दिखी। रूस की ओर से कड़े शब्दों में निंदा तो आई, संवेदनाएं भी व्यक्त की गईं, पर कोई ठोस रणनीतिक कदम नजर नहीं आया। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रूस स्वयं यूक्रेन संघर्ष में उलझा हुआ है और पश्चिमी प्रतिबंधों के बोझ तले दबा है। वो सीधे अमेरिका से टकराव की स्थिति में जाने से बचना चाहता है। परिणाम ये हुआ कि ईरान को जिस सैन्य या कूटनीतिक समर्थन की उम्मीद थी, वो खुलकर सामने नहीं आया। अब चलते हैं एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर, जहां शी जिनपिंग नेतृत्व कर रहे हैं। चीन और ईरान के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा समझौता रहा है, जिसके तहत चीन ने भारी निवेश और तेल आयात की प्रतिबद्धता जताई थी। जब पश्चिमी देशों ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, तब चीन ने उसका तेल खरीदना जारी रखा और ये संदेश दिया कि वो अमेरिकी दबाव से नहीं डरता। लेकिन इस ताजा संकट में चीन का रुख भी सीमित बयानबाजी तक ही रहा। उसने संप्रभुता के सम्मान और क्षेत्रीय स्थिरता की बात की, पर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से दूरी बनाए रखी। चीन की रणनीति साफ दिखती है। वो आर्थिक हितों को सुरक्षित रखते हुए सैन्य टकराव से बचना चाहता है। वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में उसकी भूमिका इतनी बड़ी है कि वो खुले युद्ध में कूदकर अपने आर्थिक समीकरण बिगाड़ना नहीं चाहेगा। मध्य पूर्व के अन्य देशों की स्थिति भी कम दिलचस्प नहीं है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देश, जो अमेरिका के करीबी माने जाते हैं, खुद को एक कठिन संतुलन की स्थिति में पा रहे हैं। एक ओर उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर भरोसा है, दूसरी ओर क्षेत्रीय अस्थिरता उनके आर्थिक हितों को सीधा नुकसान पहुंचा सकती है। तेल बाजार में हलचल शुरू हो चुकी है। यदि यह संघर्ष लंबा खिंचता है, तो ईंधन की कीमतें वैश्विक स्तर पर उछाल मार सकती हैं, जिसका असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। परिवहन से लेकर खाद्य वस्तुओं तक सब कुछ महंगा हो सकता है। यही कारण है कि कई देश सार्वजनिक रूप से शांति की अपील कर रहे हैं, जबकि पर्दे के पीछे अपनी अपनी रणनीति मजबूत करने में लगे हैं। अब सवाल उठता है भारत की भूमिका पर। भारत ने हमेशा संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देने की बात की है। ईरान के साथ उसके ऐतिहासिक और ऊर्जा संबंध रहे हैं, वहीं इजराइल के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग तेजी से बढ़ा है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए संतुलन साधना आसान नहीं है। आधिकारिक बयान शांति और संयम की अपील तक सीमित रहे हैं। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय अस्थिरता पर जोर दे रहा है। ये रणनीतिक चुप्पी दरअसल एक सोची समझी कूटनीतिक चाल भी हो सकती है, क्योंकि भारत किसी एक खेमे में खुलकर जाने से पहले अपने दीर्घकालिक हितों का आकलन कर रहा है। वैश्विक मंच पर उसकी छवि एक जिम्मेदार शक्ति की है, और वो नहीं चाहता कि जल्दबाजी में दिया गया कोई बयान उसके बहुस्तरीय संबंधों को प्रभावित करे। इस पूरे घटनाक्रम में एक और पहलू उभर कर सामने आता है, और वो है बदलती वैश्विक शक्ति संरचना। कभी दुनिया को द्विध्रुवीय व्यवस्था में देखा जाता था, जहां अमेरिका और रूस दो ध्रुव थे। फिर एक समय ऐसा आया जब अमेरिका अकेली महाशक्ति बनकर उभरा। अब चीन के उदय के साथ बहुध्रुवीय व्यवस्था की चर्चा होती है, लेकिन इस संकट ने दिखा दिया कि निर्णायक क्षणों में अभी भी अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक क्षमता सबसे प्रभावशाली है। संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संस्थान सीमित भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि क्षेत्रीय संगठन भी स्पष्ट रुख लेने से बच रहे हैं।
इससे ये संकेत मिलता है कि वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार की जरूरत पहले से अधिक महसूस की जा रही है। ईरान के भीतर भी हालात जटिल हैं। नेतृत्व पर हमले ने राजनीतिक और धार्मिक दोनों स्तरों पर उथल-पुथल पैदा की है। जनता में आक्रोश है, पर साथ ही आर्थिक दबाव भी है। लंबे समय से प्रतिबंधों का सामना कर रही अर्थव्यवस्था पर युद्ध का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। यदि संघर्ष लंबा चलता है तो आंतरिक असंतोष बढ़ सकता है, जिसका असर क्षेत्रीय स्थिरता पर भी पड़ेगा। ईरान के सामने चुनौती ये है कि वो जवाबी कार्रवाई में अपनी ताकत दिखाए, पर ऐसा कदम न उठाए जिससे व्यापक युद्ध छिड़ जाए। इस समय सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या ये टकराव सीमित रहेगा या व्यापक युद्ध का रूप ले लेगा। क्या रूस और चीन भविष्य में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएंगे या वे रणनीतिक दूरी बनाए रखेंगे? क्या भारत जैसे देश मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं? आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आएंगे। फिलहाल दुनिया सांस रोककर स्थिति पर नजर रखे हुए है। हर बयान, हर सैन्य गतिविधि और हर कूटनीतिक संकेत का विश्लेषण किया जा रहा है, क्योंकि एक गलत कदम वैश्विक संतुलन को हिला सकता है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद अभी शुरू ही हुई है। आने वाले हिस्से में हम गहराई से समझेंगे कि इस संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर किस तरह पड़ सकता है, और क्या ये वास्तव में किसी बड़े वैश्विक पुनर्संतुलन की भूमिका तैयार कर रहा है। बने रहिए, क्योंकि अगला भाग इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय करने वाले पहलुओं को और स्पष्ट करेगा। जैसे जैसे ये संघर्ष गहराता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया को ये एहसास होने लगा है कि ये केवल सीमाओं का युद्ध नहीं, बल्कि व्यवस्था का युद्ध है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे बड़ी ताकतें बयान तो दे रही हैं, लेकिन निर्णायक कदम उठाने से बच रही हैं। अब सवाल ये है कि आगे की दिशा क्या होगी और इस आग की लपटें किन किन क्षेत्रों तक पहुंच सकती हैं। यदि ये टकराव लंबा खिंचता है तो सबसे पहला असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। तेल आपूर्ति की किसी भी प्रकार की बाधा सीधे एशिया और यूरोप की औद्योगिक मशीनरी को प्रभावित करेगी। ऊर्जा की कीमतों में उछाल आने का मतलब है महंगाई का बढ़ना, परिवहन लागत का बढ़ना और अंततः आम नागरिक की जेब पर सीधा वार होना। जिन देशों की अर्थव्यवस्था पहले से दबाव में है, वहां ये संकट सामाजिक असंतोष को जन्म दे सकता है। मध्य पूर्व के समुद्री मार्गों की रणनीतिक अहमियत इस समय और बढ़ गई है। यदि समुद्री रास्तों में असुरक्षा बढ़ती है तो वैश्विक व्यापार की धारा बाधित हो सकती है। बीमा दरें बढ़ेंगी, जहाजों की आवाजाही सीमित होगी और कई कंपनियां वैकल्पिक मार्ग तलाशने लगेंगी। इसका सीधा असर एशियाई देशों पर पड़ेगा, जो ऊर्जा आयात पर निर्भर है। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गए हैं। ऊर्जा भंडारण बढ़ाने, वैकल्पिक आपूर्ति समझौते करने और घरेलू उत्पादन पर जोर देने की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। यही वो क्षण है जब हर देश अपने दीर्घकालिक रणनीतिक भंडार की समीक्षा करता है। ईरान की प्रतिक्रिया भी आने वाले समय में निर्णायक होगी। यदि वो सीमित जवाबी कार्रवाई तक खुद को रोकता है तो संभव है कि कूटनीतिक रास्ते खुलें, लेकिन यदि उसने अपने क्षेत्रीय सहयोगी समूहों को सक्रिय कर दिया तो संघर्ष का दायरा कई देशों तक फैल सकता है। ये क्षेत्र पहले भी प्रॉक्सी संघर्षों का मैदान रहा है और ऐसी स्थिति में सीधी टक्कर से बचते हुए अप्रत्यक्ष मोर्चे खोले जा सकते हैं। इससे युद्ध लंबा और जटिल हो सकता है। दूसरी ओर इजरायल और अमेरिका भी अपनी सुरक्षा नीति को लेकर स्पष्ट है कि वो संभावित खतरे को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। यही विचारधारा इस पूरे घटनाक्रम को और संवेदनशील बना देती है। अब लौटते हैं वैश्विक शक्ति संतुलन की ओर। रूस की सीमित भूमिका ने यह संकेत दिया है कि उसकी प्राथमिकता अभी अपना संघर्ष है। चीन की सावधानी दर्शाती है कि वो आर्थिक हितों को सर्वोपरि मानता है। इससे ये धारणा मजबूत होती है कि वर्तमान समय में कोई भी देश सीधे महाशक्ति से टकराने का जोखिम नहीं लेना चाहता। बहुध्रुवीय विश्व की बात जरूर होती है, पर निर्णायक क्षणों में शक्ति का केंद्रीकरण स्पष्ट दिखता है। ये स्थिति छोटे और मध्यम देशों के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उन्हें अपने हितों की रक्षा करते हुए संतुलन बनाना पड़ता है। भारत के संदर्भ में ये समय कूटनीतिक परिपक्वता की परीक्षा है। एक ओर इजराइल के साथ रक्षा सहयोग और तकनीकी साझेदारी है, दूसरी ओर ईरान के साथ ऐतिहासिक और ऊर्जा संबंध हैं। भारत की प्राथमिकता क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और अपने नागरिकों की सुरक्षा है। इसलिए उसका रुख संयमित और संतुलित दिखाई देता है। वो किसी भी ध्रुव में खुलकर शामिल होने से पहले स्थिति का व्यापक आकलन कर रहा है। भविष्य में यदि मध्यस्थता का अवसर बनता है तो भारत जैसे देश शांति की पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यही उसकी वैश्विक छवि और रणनीतिक स्वायत्तता की पहचान भी है। इस संघर्ष का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब किसी देश के सर्वोच्च नेतृत्व
अस्तित्व पर हमला होता है तो वो केवल राजनीतिक घटना नहीं रहती, वो राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न बन जाती है। ऐसे क्षणों में जनता की भावनाएं तीव्र होती हैं और सरकारों पर कठोर कदम उठाने का दबाव बढ़ता है। लेकिन आधुनिक युद्ध केवल भावनाओं से नहीं, रणनीतिक गणना से तय होते हैं। हर कदम के पीछे आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक समीकरण जुड़े होते हैं। यही कारण है कि सार्वजनिक बयान और वास्तविक रणनीति में अंतर दिखाई देता है। आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहस तेज हो सकती है। प्रस्ताव आएंगे, निंदा होगी, शांति की अपीलें होंगी, पर असली निर्णय शक्ति संतुलन और हितों की गणना से तय होगा। यदि किसी भी पक्ष ने सीमा पार की तो व्यापक क्षेत्रीय युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि पर्दे के पीछे संवाद जारी रहता है तो अचानक तनाव कम होने की संभावना भी रहती है। इतिहास गवाह है कि कई बार बड़े दिखने वाले संकट अचानक समझौते में बदल जाते हैं और कई बार छोटी चिंगारी महायुद्ध का रूप ले लेती है। इस पूरे परिदृश्य में आम नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि इसका उसके जीवन पर क्या असर होगा। ईंधन की कीमतें, महंगाई, रोजगार, शेयर बाजार और वैश्विक व्यापार सब इस तनाव से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये केवल भू राजनीतिक चर्चा नहीं बल्कि हमारे भविष्य की चर्चा है। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय कर सकता है। शक्ति, रणनीति और कूटनीति का ये संगम आने वाले समय की विश्व व्यवस्था की नींव रखेगा। अब अंतिम प्रश्न आपसे है, क्या आपको लगता है कि यह संघर्ष सीमित रहेगा या दुनिया किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है? क्या महाशक्तियां संतुलन बनाए रखेंगी या वर्चस्व की होड़ और तेज होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा कीजिए। अगर आपको यह विश्लेषण गहराई से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चर्चा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपका समर्थन हमें ऐसे ही निष्पक्ष और गहन विश्लेषण लाने की प्रेरणा देता है। अगले विश्लेषण तक के लिए धन्यवाद।